हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम फिर से बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th एग्ज़ाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 1 से 25 तक क्वेश्चन देख लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तो कहता है, प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडेसिमिया, फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु को रखा जाता है। तो ये सब जंतु को शामिल सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो हाइड्रा, एडेसिमिया, फाइसेलिया और कोरल, इन सभी जंतुओं को सभी जीव को सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो पूछा जाएगा कि हाइड्रा किस संघ के अंतर्गत आता है, तो सिलेंट्रेटा। अगला है, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। तो हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन जनन होता है। तो हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन जनन होता है, यानी कि बडिंग। अगला क्वेश्चन है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। तो जो जेलीफिश जंतु है, जेलीफिश, वह किस संघ के अंतर्गत, किस संघ यानी कि किस समूह, संघ अर्थात समूह, जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आता है, तो संघ निडेरिया संघ के अंतर्गत जेलीफिश आता है। अगला क्वेश्चन है, सी एनीमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो जो सी एनीमेंस प्रजाति होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो निडेरिया। जो निडेरिया है वो सी एनीमेंस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो सी एनीमेंस प्रजाति के अंतर्गत कौन आता है, तो निडेरिया आता है। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु संघ में शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। तो जो शरीर है, सिर है, वक्ष है और उदर, ये सब किस जंतु के संघ में ये सब अलग अलग विभाजित होता है, तो आर्थ्रोपोडा समूह में ये सब अलग अलग विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, यानी कि जो जंतु है वो जंतु का सबसे बड़ा संघ क्या होता है, तो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ यानी कि समूह आर्थ्रोपोडा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ अर्थात समूह क्या है, तो आर्थ्रोपोडा है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है डेविल फिश। डेविल फिश कहा जाता है। तो डेविल फिश किसको कहा जाता है? तो डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? तो ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। उसके बाद है ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का। ऑक्टोपस है वह मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है और ऑक्टोपस का रक्त नीले रंग का होता है। तो पूछा जाएगा ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का, और इसका रक्त नीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है ऑयस्टर। ऑयस्टर मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो जो ऑयस्टर है, ऑयस्टर यह किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का। ऑयस्टर किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तो पहला सबसे बड़ा प्राणी संघ है आर्थ्रोपोडा, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ क्या है? तो मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ क्या होता है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का होता है और पहला सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा होता है। अगला क्वेश्चन है कटल फिश है। तो कटल फिश क्या है? तो कटल फिश मोलस्का संघ से संबंधित है। तो जो कटल फिश होता है वो कटल फिश मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। तो कहेगा कटल फिश का संबंध किससे है? तो कटल फिश का संबंध मोलस्का संघ से है। अगला है घोंघा का संबंध किस संघ से है? तो जो घोंघा होता है उसका संबंध किस संघ से है? यानी कि कहने का मतलब घोंघा किस संघ के अंतर्गत आता है? तो घोंघा मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं के किस समूह के नाम जंतुओं के किस समूह के नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है? तो जंतुओं का वह कौन सा समूह है? जंतुओं का वह कौन सा समूह है जिसका नाम उसका कांटा की तरह यानी कांटादार संरचना आकृति के कारण उनका नाम रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाली पाई जाती है। यानी कि उनको जो उस समूह के कांटेदार समूह के जो पौधा होता है उसमें विशिष्ट जल धारण जल संवहन क्षमता होती है। तो जो उनके चलन में सहायक होता है, जो उनको चलने के लिए प्रक्रिया में सहायक होता है, तो इन समूह के पौधों का नाम इकाइनोडर्मेटा होता है। क्या होता है? तो इकाइनोडर्मेटा होता है। तो जो समूह के पौधे कांटेदार जो समूह के पौधे के ऊपर कांटेदार संरचना होती है और उसमें जल संवहन की क्षमता होती है, तो उस समूह के पौधे को इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा जाता है। अगला पॉइंट है एक अनिषेचित अंडे में सामान्यतः होता है। यानी कि जो अंडा होता है वो अनिषेचित होता है। अनिषेचित का मतलब उसमें निषेचन नहीं हुआ होता है। एक अनिषेचित अर्थात उसमें निषेचन नहीं होता है, तो वह अंडा में गुणसूत्र क्या होता है? तो एक एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है। तो जिस अंडा में निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा
उस अंडे में एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होता है। अगला है, वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है। यानी कि वह कौन सा रोग है, वह कौन सा रोग है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है। कहने का मतलब पुरुषों को ज़्यादा होता है और महिलाओं को बहुत कम होता है। वह कौन सा रोग है? तो वह रोग है वर्ण अंधता। वर्ण अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस लोग हैं वो महिलाओं को बहुत कम होता है और पुरुषों के बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आंसर में क्या होगा? वर्ण अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन कवक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। तो पूछा जाएगा पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है और कवक एक सूक्ष्म जीव है। तो कहा जाएगा पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव में भी किससे? तो कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, जो पृथ्वी है उस पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव हरित नील शैवाल है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो हरित नील शैवाल है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया जाता है वह है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में जो वंशागति का नियम दिया था उसमें किस जीव के पौधे का उपयोग किया था? तो वह गार्डन मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो मेंडल ने अपने जो वंशागत नियम दिया था उसमें किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर्स पाए जाते थे। तो डायनासोर किस युग में पाए जाते थे? तो डायनासोर पाए जाते थे मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। तो पूछा जाएगा डायनासोर किस युग में पाए जाते थे? तो मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। और मेसोजोइक युग में एक प्राकृतिक ज्वालामंद है, उसे कहते थे डीएनए। क्या कहा जाता था? तो जो ज्वालामंद होता था उसे डीएनए कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा डायनासोर किस युग में पाए जाते थे? तो मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। मेसोजोइक। अगला क्वेश्चन है, आरएनए एक बहुलक का गुण है। तो आरएनए किस बहुलक का गुण है? तो इसका पूर्ण रूप है। तो जो आरएनए एक बहुलक है, आरएनए इसका पूर्ण रूप यानी आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। उसके बाद है डीएनए का पूर्ण रूप, अर्थात डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, वंशागत की बुनियादी इकाई क्या होती है? तो वंशागत की बुनियादी इकाई क्या होती है? तो वंशागत की बुनियादी इकाई को जीन कहते हैं।
वंशागत की बुनियादी इकाई को क्या कहा जाता है? तो वंशागत के बुनियादी इकाई को जीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चीज एक जीन का गठन करती है। तो जीन का गठन कौन करता है? तो जीन का गठन करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जीन का गठन किससे होता है? तो जीन का गठन पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है। जीन का गठन किससे होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो नाइट्रोजन क्षार होता है वह डीएनए में नहीं होता है? तो यूरेसिल जो क्षार होता है वो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। यूरेसिल की जगह पर थाइमीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी को प्रभावित प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए जो आनुवांशिक प्रक्रिया में जो बदलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रतिलेखन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो प्रतिलेखन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए में बदलने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विल्सन रोग आनुवांशिक रोग है। तो विल्सन रोग किस प्रकार का रोग है? तो विल्सन रोग एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जिसमें कॉपर अधिक मात्रा में संचित होता है। तो विल्सन रोग एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है और विल्सन रोग में शरीर में कॉपर की मात्रा संचित यानी कि बैठ जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझे होंगे। और फिर से बता दूं कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीवीआई अति महत्वपूर्ण है। जय हिंद साथियों।